Hello everyone. Today we will start chapter 5 Principles of Inheritance and Variation of class 12th. In this part 1 of this video, we will discuss the following topics: some important terms related to the genetics, then 3 laws of Mendel, test cross and back cross, incomplete dominance, codominance, multiple allelism, and chromosomal theory of inheritance. Before we start the chapter, first we will discuss some important terms. First term is genetics. Genetics is the branch of biology in which we study genes and chromosomes. Second term is inheritance. Transmission of characters from parents to the offspring is called inheritance. Then third term is variation. Variations are the differences between offsprings and the parents. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी जो ऑफस्प्रिंग है वो अपनी पेरेंट्स के क्लोन्स नहीं होते हैं, डिट्टो कॉपीज नहीं होते हैं. तो वो जो डिफरेंसेस हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में उन्हीं को हम वेरिएशंस बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज जीन. जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच एनकोड्स वन कैरेक्टर. तो एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. देन एलील्स. एलील्स आर द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. एक जीन के दो एलील्स होते हैं. अगर हम हाइट के जीन की बात करें तो हाइट के जीन में दो एलील्स होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. कैपिटल टी वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा. देन एलील्स के बेसिस पे हमने जीन्स को दो टाइप में डिवाइड किया है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. अगर किसी जीन में दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं तब हम इसे बोलेंगे होमोजाइगस. लाइक एग्जांपल गिवन है कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, या तो दोनों डोमिनेंट एलील्स हों या फिर दोनों रेसेसिव एलील्स हों, तब वो होमोजाइगस कंडीशन है. हेट्रोजाइगस में क्या है, एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील, मीन्स दोनों एलील्स हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए वो क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन. देन मेंडेलियन फैक्टर्स. मेंडेलियन फैक्टर्स को हम जीन्स बोलते हैं. तो मेंडल ने जीन्स के लिए जो टर्म यूज किया था वो था फैक्टर. नेक्स्ट टर्म इज डोमिनेंस एंड रेसेसिव. हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो है डोमिनेंट और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो है रेसेसिव. या हम बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी. बल्कि जो रेसेसिव है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. देन द टर्म्स आर जीनोटाइप एंड phenotype. Genotype means genetic constitution of an organism. Phenotype external appearance of the organism. तो अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है. दोनों ही प्लांट्स कैसे होंगे, ये टॉल होंगे. तो ये दिखने में तो हमें दोनों टॉल है, यानी फिनोटाइप क्या सेम है इनका, टॉल. लेकिन जो इनका जीनोटाइप है वो डिफरेंट है. एक तो इसमें होमोजाइगस है और दूसरा हेट्रोजाइगस है. देन प्यूनेट स्क्वायर. प्यूनेट स्क्वायर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रॉस. प्यूनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था क्रॉस को फर्स्ट टाइम. तो प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू हम किसी भी क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली. देन लास्ट टू टर्म्स आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. अगर हम सिंगल कैरेक्टर को लेके कोई क्रॉस करा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर हम दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस. जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल ने पी प्लांट और पाइसम सेटाइवम प्लांट पे 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 टू 1863. वो जो मेथड यूज़ करते थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड. और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने 3 लॉज प्रपोज किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल ने जो वैरायटीज़ यूज़ की थी वो थी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या प्योर लाइन्स. तो जो प्योर लाइन्स और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैं वो तब प्रोड्यूस होती हैं जब किसी भी फ्लावर में या प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है फॉर सेवरल जनरेशंस तक. फिर मेंडल ने 14 ऐसी ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज चूज की थी जो पेयर में थी और जो सिमिलर थी एक्सेप्ट द वन कैरेक्टर ओनली. नाउ द रीजंस व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. तो फर्स्ट रीजन था कि ये इजीली ग्रो हो सकता है. सेकंड कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है. थर्ड इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है और ये लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करता है. फोर्थ रीज़न है कि नॉर्मली तो ये जो प्लांट होता है ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है. लेकिन जब भी मेंडल चाहते थे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे बाय द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन मेथड. और लास्ट इसका रीज़न है कि इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो इनकी एनालिसिस को, रिजल्ट एनालिसिस को ईजी बनाते थे. इस स्लाइड में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गिवन हैं जो मेंडल ने चूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. तो सबसे पहला जो पी का कैरेक्टर है वो है सीड शेप. इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है राउंड और रेसेसिव ट्रेट है रिंकल्ड. देन सीड कलर. तो सीड का कलर है वो दो हो सकते हैं, येलो एंड ग्रीन. येलो इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन इज रेसेसिव ट्रेट. देन फ्लावर कलर. तो फ्लावर के दो कलर्स हो सकते हैं, वायलेट एंड वाइट. वायलेट इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रेसेसिव. देन पॉड शेप. ब्रॉड शेप है वो फुल भी हो सकता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है. तो फुल इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज रेसेसिव ट्रेट. देन पॉड कलर. पॉड के दो कलर्स हो सकते हैं फिर ग्रीन एंड येलो. ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव. फ्लावर पोजीशन.
फ्लावर की दो पोजीशंस हो सकती हैं पी प्लांट में, एक्सियल एंड टर्मिनल. एक्सियल इज डोमिनेंट ट्रेट एंड टर्मिनल इज रेसेसिव ट्रेट. एंड लास्ट वन इज स्टेम हाइट. तो हाइट में दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो टॉल हो सकता है प्लांट या फिर ड्वार्फ. टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फनेस इज रेसेसिव ट्रेट. दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं या सिंगल जीन को लेके क्रॉस कराते हैं. यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो कर रखा है कि कैसे मेंडल सिंगल जीन की स्टडी करते थे. अगर हम एग्जाम्पल लें हाइट का, तो सबसे पहले मेंडल प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट में क्रॉसिंग कराते थे बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड. इसमें जब दोनों पेरेंट्स के गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो F1 जनरेशन में हमें सारे जो प्लांट्स मिलेंगे वो मिलेंगे हेट्रोजाइगस, और दिखने में वो होंगे सारे के सारे टॉल, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में. तो सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे. F2 जनरेशन के लिए मेंडल यूज़ करते थे सेल्फ पॉलिनेशन मेथड या सेल्फिंग मेथड, जिसमें वो सारे जो हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं F1 जनरेशन के वो आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके देन F2 जनरेशन की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पे ये प्यूनेट स्क्वायर से शो हो रखा है. तो यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर में हम हॉरिजॉन्टली शो करते हैं फीमेल गैमेट्स को और वर्टिकली शो कर रखे हैं हमने मेल गैमेट्स. बॉक्सेस में फिर हमने उसके कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं. इस क्रॉस के बाद जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 3:1. मीन्स 3 प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे और 1 प्लांट है वो ड्वार्फ होगा. 3 टॉल प्लांट्स में से भी एक होमोजाइगस होगा और 2 हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स 1 जो प्लांट है वो कैपिटल टी है और जो 2 प्लांट्स हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. क्रॉसेस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने प्रपोज किया कि कोई ऐसी स्टेबल चीज़ है जो पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है थ्रू द गैमेट्स. उन्होंने उसके लिए टर्म यूज़ किया फैक्टर, जिसको हम अभी जीन्स के नाम से जानते हैं. तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. फिर अगर हम एलील की बात करें तो एलील्स आर द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. एक जीन के 2 एलील होते हैं. अगर हम हाइट के उसमें रेफरेंस में बात करें तो हाइट के 2 एलील हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस में हम क्रॉस कराते हैं F1 प्रोजेनी के इंडिविजुअल या F2 प्रोजेनी के इंडिविजुअल की पेरेंट्स के साथ में, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव. टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस कराते हैं F1 या F2 इंडिविजुअल की रेसेसिव पेरेंट के साथ में, तब हम इसे बोलेंगे टेस्ट क्रॉस. तो मेंडल टेस्ट क्रॉस यूज़ करते थे ये पता लगाने के लिए कि F1 प्रोजेनी में या F2 प्रोजेनी में जो उनका कैरेक्टर है डोमिनेंट वाला वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में. तो नीचे डायग्राम में ये शो कर रखा है एक एग्जाम्पल के साथ फ्लावर के कलर के साथ. पी प्लांट में फ्लावर के 2 कलर होते हैं, वायलेट और वाइट. तो वायलेट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो वायलेट अगर फ्लावर्स हैं F1 या F2 प्रोजेनी में तो हमें ये पता लगाना है कि वो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में. तो इसके लिए हम दोनों कंडीशंस को लेंगे और दोनों की टेस्ट क्रॉस कराएंगे. तो एक तरफ अगर हमारा डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है तो अगर हम इसकी टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमें नेक्स्ट प्रोजेनी में जितने भी फ्लावर्स मिलेंगे वो सारे के सारे वायलेट कलर के मिलेंगे. अगर हम हेट्रोजाइगस की क्रॉस कराते हैं टेस्ट क्रॉस तो इसके बाद हमें प्रोजेनी जो मिलेगी उसमें हमें 1:1 के रेशियो में वायलेट और वाइट कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, यानी 50% हमें वायलेट फ्लावर मिलेंगे और 50% हमें वाइट फ्लावर्स मिलेंगे. तो मेंडल रिजल्ट के बेसिस पे फिर ये डिटेक्ट करते थे कि जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में. मीन्स कि अगर टेस्ट क्रॉस के बाद जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अगर वायलेट कलर के हैं तो मेंडल को पता चल जाता था कि जो उनके जो वायलेट फ्लावर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है. और अगर हमें दोनों कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं मीन्स 1:1 के रेशियो में वायलेट एंड वाइट, इट मीन्स कि जो वायलेट फ्लावर है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. मेंडल ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे. उसमें सबसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं जीन या फैक्टर. मेंडल ने जीन के लिए जो टर्म यूज़ किया था वो था फैक्टर. और जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में होते हैं. तो उस फैक्टर के जो 2 पेयर्स होते हैं उसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम F1 जनरेशन में के इंडिविजुअल्स को देखें तो इसमें से जो एलील या फैक्टर का जो पेयर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा यानी कैपिटल टी वो डोमिनेंट है और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा यानी स्मॉल टी वो रेसेसिव है. सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये लॉ इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो एलील्स होते हैं जीन्स के वो कभी भी मिक्सिंग शो नहीं करते हैं, ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं. F1 जनरेशन में वो एक साथ रहेंगे लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और F2 जनरेशन में वो जब भी उन्हें चांस मिलेगा तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे. अब होमोजाइगस जो पेरेंट है उसमें क्योंकि सेम टाइप के एलील हैं तो वो गैमेट भी सेम टाइप के प्रोड्यूस करेगा, और हेट्रोजाइगस पेरेंट है उसमें 2 टाइप के एलील प्रेजेंट हैं इसीलिए वो 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा.
दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम प्योर टॉल प्लांट की क्रॉस कराते हैं प्योर ड्वार्फ प्लांट से, तो F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स टॉल मिलते हैं जिनका जीनोटाइप होता है कैपिटल T स्मॉल t, यानी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। फिर हम उनकी सेल्फिंग कराते हैं। फिर F2 जनरेशन में हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, क्योंकि ये जो गैमेट्स हैं ये सेपरेट आउट होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिनका जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यहाँ पे समझें तो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों जो एलील्स हैं वो एक साथ हैं, लेकिन सेल्फिंग के बाद ये दोनों गैमेट फॉर्म करेंगे। एक गैमेट बनेगा कैपिटल T, एक बनेगा स्मॉल t। फिर ये गैमेट्स हैं मिलके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, यानी कि अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव कैरेक्टर भी। इसीलिए ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, कि जो गैमेट्स हैं वो प्योर हैं, वो कभी भी मिक्स नहीं होते एक दूसरे से, उनमें कभी भी ब्लेंडिंग वो शो नहीं करते हैं, और जब भी चांस मिलता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं अपने। नाउ द टॉपिक इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये मैंडल के लॉज का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट है वो मैंडल के लॉज को फॉलो नहीं करता है। इसमें जब हम दो प्योर बीट्स की क्रॉस कराते हैं तो F1 इंडिविजुअल है, उसका जो फिनोटाइप है ना वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी रिजेंबल नहीं करता है, वो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर के बीच में कहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीशीज़। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी एक क्रॉस के थ्रू समझेंगे। स्नैपड्रैगन में जब हम प्योर रेड फ्लावर प्लांट की क्रॉस कराते हैं प्योर वाइट फ्लावर प्लांट के साथ में, तो F1 जनरेशन में हमें पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, ना रेड कलर के ना वाइट कलर के, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। फिर सेल्फिंग के बाद जब F2 जनरेशन में हम देखते हैं तो इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1, यानी 1 है हमें रेड फ्लावर मिलेगा, 2 हमें पिंक फ्लावर मिलेंगे और 1 वाइट फ्लावर मिलेगा। सो दिस इज़ द क्रॉस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस से पहले हम दो और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में जो कोई इंडिविजुअल है, F1 इंडिविजुअल, वो किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करता है। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 इंडिविजुअल है, वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से रिजेंबल नहीं करता है और उसका कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर के कहीं बीच में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। अब है एक और टर्म कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में जो F1 इंडिविजुअल है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग को जो जीन कंट्रोल करता है उसका नाम है जीन I, और इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल i, या फिर हम इसके 3 एलील्स को A, B या O के नाम से भी हम वो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो A और B ये डोमिनेंट हैं, या स्मॉल i और O ये रेसेसिव हैं। तो जब भी ये डोमिनेंट एलील्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, यानी IA और IB जब भी किसी जीन में एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप है, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें A और B दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जब भी A और B एलील I एलील के साथ में, स्मॉल i के साथ में प्रेजेंट होंगे तो ये सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो B होगा। इस स्लाइड में पेरेंट्स के एलील्स के बेसिस पे जो ऑफस्प्रिंग है उसके ब्लड का जीनोटाइप और फिनोटाइप गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें एक पेरेंट का एलील A है और दूसरे का भी A है, तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो होगा A। सेकेंड कंडीशन में एक पेरेंट का एलील है IA और दूसरे का है IB, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं, A भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। थर्ड कंडीशन में एक का एलील A है और दूसरे का है I, यानी रेसेसिव, तो इस केस में डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी A अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप होगा A। फोर्थ केस में फिर से एक पेरेंट है वो B एलील अपना वो कर रहा है और दूसरे पेरेंट का जो एलील है वो है A, तो A और B दोनों डोमिनेंट हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप होगा AB। फिर नेक्स्ट कंडीशन में B ब्लड ग्रुप है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जो एलील्स हैं वो है IB टाइप। फिर नेक्स्ट में एक का जो एलील है वो IB है और एक का है स्मॉल i, क्योंकि स्मॉल i क्या है, ये रेसेसिव है, तो B अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप होगा B। और लास्ट कंडीशन है जिसमें A और B दोनों नहीं है, सिर्फ कौन सा एलील्स प्रेजेंट है दोनों पेरेंट्स में, सिर्फ स्मॉल i यानी OO, तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O। मल्टीपल एलेलिज्म, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है, क्योंकि नॉर्मली एक जीन के सिर्फ 2 ही एलील होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप में एक जीन I के 3 एलील हैं, IA, IB और स्मॉल i, इसीलिए मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। Here one example is given in pea plant where single gene product may produce more than one effect। तो स्टार्च गेन की सिंथेसिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है पी प्लांट में, उसके 2 एलील होते हैं, कैपिटल B एंड स्मॉल b। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है जीन, तो स्टार्च की सिंथेसिस है वो इफेक्टिवली होती है और जो स्टार्च गेन का साइज़ है वो लार्ज होता है।
अगर ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होता है तो स्टार्च है वो एफिशिएंटली सिंथेसाइज नहीं होता है और स्टार्च गेन का जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है। मैचुरेशन के बाद जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले सीड्स हैं वो राउंड होते हैं और होमोजाइगस रेसेसिव वाले सीड हैं दे आर रिंकल्ड। अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन को अब कंसीडर करें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो सीड्स हैं वो राउंड होंगे क्योंकि कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एलील है, लेकिन स्टार्च गेन का जो साइज़ है वो इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे ये शो होता है कि स्टार्च गेन का जो साइज़ है वो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इन केस ऑफ पी प्लांट। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो जीन्स की स्टडी करते हैं या फिर हम इसमें क्रॉस कराते हैं दो कैरेक्टर्स को लेके। थर्ड लॉ ऑफ मैंडल इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो एक जीन के दो एलील्स होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो दो जीन्स हैं दो कैरेक्टर्स के वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट होते हैं इन F2 जनरेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। दिस इज़ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे हम सीड के जो दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं वो है तो सीड की शेप राउंड एंड रिंकल्ड और सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन ये रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो हम दो प्लांट्स लेंगे, एक तो राउंड और येलो सीडेड प्लांट लेंगे और दूसरा रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट लेंगे। उन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सब मिलेंगे हमें राउंड एंड येलो सीडेड, क्योंकि राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए। फिर हम F2 जनरेशन के लिए इनकी सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग कराने के लिए हम सबसे पहले इनके गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाने की प्रोसेस है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। फिर हम पुनेट स्क्वायर के बॉक्सेस में उसके कॉम्बिनेशंस लिख देंगे और उसके बाद हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो हम जो रिजल्ट हम देखेंगे इसमें आएगा 9:3:3:1 के रेशियो में हमें प्लांट्स मिलेंगे। 9 जो प्लांट्स मिलेंगे वो हमें राउंड और येलो सीडेड मिलेंगे, 3 प्लांट्स राउंड एंड ग्रीन सीडेड, फिर 3 प्लांट्स रिंकल्ड एंड येलो सीडेड और 1 प्लांट मिलेगा हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड। हम समझेंगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हम गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम अलग अलग कैरेक्टर को लेके पहले कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम पहला एक कैरेक्टर लेंगे जो सीड की शेप है राउंड और रिंकल्ड। तो उसके लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये पहले हम अलग लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कंसीडर करेंगे। दूसरा कैरेक्टर है हमारा उसका कलर। सीड का कलर है हमारा येलो एंड ग्रीन। तो सेम वैसे ही हम कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, स्मॉल आर के साथ में भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे। तो इसके बाद हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गैमेट्स हमें मिले। इन गैमेट्स को फिर हम प्यूनेट स्क्वायर में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस कर देंगे, लिख देंगे और उसके बाद बॉक्सेस में उसके कॉम्बिनेशंस लिख देंगे। फिर इसका रिजल्ट एनालाइज करने के लिए हम काउंट करेंगे बॉक्सेस के अंदर। सबसे पहले हम उन प्लांट्स को काउंट करेंगे जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है सिर्फ। तो हमें ऐसे 9 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है। फिर हम दूसरे काउंट करेंगे जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई प्रेजेंट है, यानी वो प्लांट्स सब कैसे होंगे राउंड और ग्रीन। तो ऐसे में 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। फिर हम काउंट करेंगे जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, मीन्स रिंकल्ड और येलो प्लांट, तो हमें वो 3 मिलेंगे। और लास्ट में सिर्फ हमें एक ही प्लांट मिलेगा जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्रेजेंट होगा, यानी वो जो प्लांट होगा वो होगा रिंकल्ड और ग्रीन। वाई मैंडल्स थ्योरी वॉज रिमेन अनरिकग्नाइज। मैंडल की थ्योरी है वो अनरिकग्नाइज क्यों रही। मैंडल ने अपना वर्क था वो पब्लिश कराया था 1865 में और फिर 1900 में जाके इनका वर्क है वो रिकग्नाइज हुआ था। तो इसके पहले तो रीजंस हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस है कि मैंडल का जो वर्क है वो अनरिकग्नाइज रहा। तो पहला जो रीज़न है वो ये था कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ईजी नहीं था और मैंडल है वो बहुत ज़्यादा वाइडली उनका वर्क है वो पब्लिश नहीं करा पाए। सेकेंड रीज़न था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया था जीन्स और फैक्टर्स का, कि उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, वो कभी भी मिक्सिंग शो नहीं करते हैं। तो ये भी अनएक्सेप्टेबल था क्योंकि हम नेचर में वेरिएशंस देखते हैं। थर्ड इसका रीज़न था कि मैंडल ने जो मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ की थी फॉर बायोलॉजिकल फिनोमिनन, ये बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। और लास्ट इसका रीज़न था कि वो कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। नाउ रीडिस्कवरी ऑफ मैंडल्स रिजल्ट। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, डी वरीज, कॉरेंसन, वॉर्टिस्चरमैग। इन्होंने इंडिपेंडेंटली मैंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर किया और उसके बाद ये जो मैंडल का वर्क था ये रिकॉग्नाइज हुआ।
Last topic is chromosomal theory of inheritance. This theory was given by Walter Sutton and T. Boveri in 1902. इन्होंने वर्कआउट किया था क्रोमोसोम का मूवमेंट एट द टाइम ऑफ मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं ये इन्होंने वर्कआउट किया था और फिर इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो सेम ही होता है टू द बिहेवियर्स ऑफ जीन्स। इन्होंने फिर मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट। इन्होंने अपनी नॉलेज है जो क्रोमोसोमल मूवमेंट की उसको यूनाइट किया था विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स और फिर उन्होंने थ्योरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी में इन्होंने फैक्टर्स और जीन्स को कंपेयर किया था विद द क्रोमोसोम्स और 3 पॉइंट्स में इन्होंने बताया था। सबसे पहला पॉइंट था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉयड सेल में पेयर्स में होते हैं। ऐसे फैक्टर्स भी और जीन्स भी हमें पता है कि वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। ऐसे हमें पता है कि फैक्टर्स भी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग कि जैसे फैक्टर्स हैं दो कैरेक्टर्स के जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से टू फॉर्म द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। So half of the chapter is now completed. The rest of the chapter we will complete in part 2.